इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? कूलम्ब्स लॉ एक बार मैं समझाता हूँ उसको। मैंने कोई दो पॉइंट चार्ज लिए, एक Q1 लिया और एक Q2 लिया। इन दोनों के बीच का सेपरेशन वो है कितना बेटा? R। ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दोनों फोर्स क्या करेंगे? Q1 Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 की वजह से Q2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में। Q2 की वजह से Q1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये फोर्स लगा F2 किसकी वजह से? F1 की वजह से। ये फोर्स लगा F1 किसकी वजह से? 2 की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो F12 और F21 होंगे, ये दोनों फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होंगे? ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे जो Q1 Q2 चार्ज है इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के। किसके प्रोपोर्शनल होंगे? Q1 Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। कौन? ये जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? सॉरी, जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? जो नेट F12 मैग्नीट्यूड वाइज किसके इक्वल होगा? F21 के। और कितना होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 क्या है? Q1 चार्ज है, Q2 भी क्या है? चार्ज है। K क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसको क्या बोला जाएगा? कूलाम कांस्टेंट। ठीक है, R क्या है? R दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। ठीक है, F12 क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F21 क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये दोनों क्या होंगे? मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहेंगे। ठीक है बेटा, चलो यहाँ मैं लिख लेता हूँ K इज इक्वल टू, K क्या है? कूलाम कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम डिपेंड रहेगा ये। इस इसकी वैल्यू जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पे डिपेंड करेगी। हम इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जो पॉइंट चार्ज होता है, सॉरी, कूलाम्स लॉ होता है, वो पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है Q1, ये पॉइंट चार्ज है Q2, ये लिखा मैंने Q1, ये लिखा मैंने Q2। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? स्मॉल r। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन इन दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब फोर्स का डायरेक्शन हमको किधर भी नहीं बनाना, हमें फोर्स का डायरेक्शन किधर बनाना है? ध्यान से देखिए, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। देखिए, अगर ये मैंने प्लस लिया, ये भी मैंने प्लस लिया, तो Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग ही है। देखिए, इस लाइन के अलोंग ही लग रहा है। ठीक है, और जो Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये रहा। ये डायरेक्शन किसके अलोंग है? इन दोनों लाइन को ज्वाइन, इन दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्स इज
कंजर्वेटिव इन नेचर। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और हमने पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई क्लोज पाथ में अगर वर्क डन करता है तो उसका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। मतलब क्या है ये? पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है बेटा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वर्क डन by this force along closed loop is जीरो। मतलब क्लोज लूप के अंदर जो भी वर्क डन होगा इस फोर्स के द्वारा, वो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है हमारा सेंट्रल फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो फोर्स, जैसे मान लीजिए इन पॉइंट, ये पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लग रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। ये समझ में आया? इसे सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों जो चार्जेस है Q1 और Q2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है? सेंट्रल फोर्स है। अब इन एन एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल इज कंजर्व। इस लाइन का मतलब है कि हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। हमने पढ़ा था अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये 11th क्लास में सभी लोगों ने पढ़ा है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले मैंने एग्जांपल में लिखा है ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। इनिशियली क्या कर रखा है मैंने इनको? ये प्लस प्लस है, ये भी पॉजिटिव है। इनिशियली मैंने इनको हेल्ड करा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर है। ठीक है बेटा। अब क्या करा मैंने इसको, इसका मास तो ले लेता हूँ मैं 4 kg, इसका मास ले लेता हूँ मैं 2 kg। अब मैंने इन दोनों को क्या करा? रिलीज करा। तो रिलीज करने पे क्या होगा? ये लोग दूर दूर जाएंगे। ठीक है। तो अब माना हमने कि जो Q2 था वो किस स्पीड से जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। और जो Q1 है इसका स्पीड हमको फाइंड करना है कि इसका स्पीड कितना है। अब हमको ये पता है कि अगर सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए Q1 पे फोर्स इधर लग रहा है, Q2 पे फोर्स इधर लग रहा है, सॉरी Q1 पे फोर्स इधर लग रहा है, Q2 पे इधर लग रहा है। दोनों फोर्स क्या होंगे? दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड का ये फोर्स और ये फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो देखिए एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है। ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के पास क्या है? नेट फोर्स जीरो। और किसी भी सिस्टम के पास अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्या है? इनिशियल कंडीशन। और ये क्या है? फाइनल कंडीशन। तो मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। कैसे जीरो? क्योंकि 4 kg लिखो, मोमेंटम क्या होता है ध्यान से देखिए पहले तो, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम जो 4 kg का ये ब्लॉक है, ये क्या है? इसकी स्पीड इनिशियल में जीरो। 2 kg के ब्लॉक की भी इनिशियल स्पीड क्या है? जीरो। तो मास इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। चलो फाइनल मोमेंटम ध्यान से देखिए,
जो Q2 चार्ज है उस पे जाइए, देखिए Q2 फाइनल कंडीशन में Q2 चार्ज को देखिए, उसमें Q2 चार्ज का जो मास है कितना है 4 kg, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है 4, ये तो हो गया mv। अब बारी आती है Q1 की, देखिए Q1 पे मास कितना है 2 kg, ठीक है, और इसका वेलोसिटी फाइंड करना है। अब ये वेलोसिटी देखिए इधर की साइड है, तो ये लिख दिया मैंने -v, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसकी डायरेक्शन इस साइड में है। तो हमने क्या लिखा, इसको तो प्लस लिख लिया, एक को माइनस लिख लिया। अब ध्यान से देखिए 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 2v, तो 2v इज इक्वल टू क्या हो गया 16, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। समझ में आया क्वेश्चन। देखिए हमने क्या करा, हमने ये बोला कि अगर ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, अगर कोई भी इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम उस सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि जो F का वैल्यू है वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो K है, K का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के, ये हमको याद रखना है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन आर क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। इसके बाद ये एप्सिलॉन क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है बेटा। चलिए ये जो हमने लिखा है, सॉरी ये रिलेटिव लिखा है, रिलेटिव, रिलेटिव क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम एक और नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन क्या है एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन आर यूनिटलेस, क्या हो गया बच्चा यूनिटलेस हो गया, ठीक है। अब हमको पता करना है कि एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होगा इतना, ये फिक्स है, ठीक है। बल्कि जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा किसके लिए वैक्यूम के लिए,
एप्सिलॉन आर ये अप्रोक्स 1 होता है एयर के लिए भी। ठीक है बेटा, एयर के लिए भी कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, अप्रोक्स 1। ठीक है, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होगा, 81। ये लिख लिया मैंने वाटर के लिए। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है किसके लिए, मेटल के लिए। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग, हर मेटल के लिए नहीं, अलग अलग के लिए, मतलब इनफाइनाइट के आसपास तक बोल सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम के लिए क्या होता है 1, एयर के लिए भी नियरेस्ट कितना होता है 1, और वाटर के लिए कितना होता है 81, मेटल के लिए कितना होता है इनफाइनाइट। ठीक है। अब मेरे को पता करना है यहाँ पे कि एप्सिलॉन का यूनिट क्या है। जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा, देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए, ये क्या है, यूनिटलेस। इसका मतलब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट की यूनिट क्या होगी, एक ही होगी। तो डायमेंशन बता सकता है कोई, तो डायमेंशन देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन का डायमेंशन जो होगा, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो डायमेंशन होगा वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो डायमेंशन लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर यूनिट देखिए, यूनिट कितना दे रखा है इसका, कूलाम न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम का डायमेंशन क्या होता है, हमने पढ़ा था कूलाम का डायमेंशन T1 A1। ये लिखा मैंने T1, ये लिखा मैंने A1। अब इसका क्या लगा रखा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद क्या लिखा है अपॉन में न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है M1L1T-2। तो ये इसका डायमेंशन मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कितना लिख सकता हूँ मैं, T2A2 अपॉन, इधर ध्यान से देखिएगा, M1L3। ये L और ये L कितना हो जाएगा L3, और T-2। इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसमें थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए K का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। हमने एप्सिलॉन आर को कितना लिखा है 1, किसके लिए, वैक्यूम के लिए एंड एयर के लिए। कितना लिखा हमने, 1 लिखा है। तो यहाँ पे K कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना आएगा 9 × 10⁻⁹ और यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखिए कैसे होगा ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर। अब ये आर भी इधर जाएगा तो न्यूटन टू मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 इसके अपॉन में चले जाएंगे तो अपॉन कूलम स्क्वायर। कितना समझ में आया, चलिए देखिए, देखिए के का कितना वैल्यू आया हमारे पास, के का वैल्यू आया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू किसके लिए रहेगा, ये वैल्यू हमारा के का वैल्यू वैक्यूम और एयर के लिए हम कितना लिखेंगे, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये किसके लिए लिखेंगे हम, एयर के लिए। अगर कोई दूसरा मीडियम दिया होगा तो बेटा उसमें फिर एप्सिलॉन आर का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और उससे फिर जो वैल्यू आएगा वो हमको निकालना पड़ेगा। इतना समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म, देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, दोबारा समझिए। देखिए एक Q1 वेक्टर दे रखा है, सॉरी Q1 चार्ज दे रखा है, एक हमको Q2 चार्ज दे रखा है। ठीक है, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 और Q1 और Q2 के बीच का जो वेक्टर है
वो कितना दे रखा है हमको, आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हमको ये गिवन है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन किधर है, ये रहा इसका डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अब देखिए Q1 की वजह से Q2 पे एक फोर्स लगेगा, Q1 की वजह से Q2 पे एक फोर्स लग रहा है जो क्या है F21, और Q2 की वजह से, इस Q2 की वजह से Q1 पे एक फोर्स लग रहा है जो कितना है F12, ठीक है। अब हमको इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना है। देखिए वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, फो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब देखिए अपने को F का मैग्नीट्यूड तो पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, पहले मैं F21 निकाल लेता हूँ, मैं ये F21 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, F21। तो ध्यान से देखिएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है F21, डायरेक्शन कितना है, देखिए जो F21 है, F21 किस डायरेक्शन में है, F21 हमारे पास इस R वेक्टर के डायरेक्शन में है। और किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसका कैप, मतलब R वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सॉरी R वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, R कैप। तो यहाँ पे क्या लिखा, वेक्टर किसी भी चीज को वेक्टर में लिखने के लिए मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा, R कैप, ठीक है बेटा। अब F21 वेक्टर को आगे लिखता हूँ, F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, F21 का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये कितना है R कैप। अब ध्यान से देखिए, किसी भी डायरेक्शन का या किसी भी कैप का फॉर्मूला क्या होता है, R कैप का फॉर्मूला क्या होगा, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो यहाँ पे पुट करते हैं हम। तो बेटा F21 कितना हो जाएगा, F21 वेक्टर कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फाइनली मैं कितना लिख सकता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। इस फॉर्मूले को देख के डरना नहीं है, ये फॉर्मूला ऐसे याद करना पड़ेगा हमको। ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला हमको बेटा ऐसा का ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, चलिए। जब आप बुक्स वगैरह देखोगे तो वो एक फॉर्म में ओ लिखा रहेगा, देखिए किस फॉर्म में लिखा रहेगा, एक सेकंड में इसमें थोड़ा ऊपर चलता हूँ, देखिए आपको इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान से देखिएगा, इस वाले ये जो ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए कैसे समझेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले है ना R1 वेक्टर, हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, पहले इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखूंगा, R1 वेक्टर, R1 वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा हूँ इसलिए R1 वेक्टर, फिर प्लस R वेक्टर, ठीक है, फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस R2 वेक्टर। क्यों, क्योंकि इधर देखो मैं R2 वेक्टर के इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लोज लूप पूरा हुआ, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो R वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये देखो R वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ R वेक्टर की जगह। अभी मैंने क्या पढ़ा, अभी ऊपर से डायग्राम से क्या लिखा मैंने, R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो F21 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, F21 वेक्टर हो जाएगा K Q1 Q2
अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इतना क्लियर हुआ? तो कुछ बुक्स में इस फॉर्म में भी गिवन होगा और कुछ बुक्स में इस फॉर्म में भी गिवन होगा, ठीक है। बट अब इम्पोर्टेंट बात, हमको तो जो याद रखना है वो इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, उससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी भी वेक्टर को, किसी भी फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स को, तो ध्यान रखना है, देखने ध्यान से, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यू, और यहाँ आ जाएगा आर वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना है, किसके लिए, वेक्टर फॉर्म के लिए। मैग्नीट्यूड के लिए तो हमें को ये याद रखना है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में याद रखना है तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये इधर ऊपर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है बेटा। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं, अगर हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो Q1 Q2 क्या करना है, पुट विथ साइन, ठीक है। और जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर का हेड कहाँ पे होगा, जिस पॉइंट पे, मतलब जिस चार्ज पे हमको फोर्स पता करना है, जिस चार्ज पे हमको फोर्स पता करना है, उस पे क्या होगा, आर वेक्टर का, देखिए आर वेक्टर का जो हेड होगा वो कहाँ पे होगा बेटा, जो भी फोर्स हमको क्या कराना है, जिस भी पॉइंट पे हमको फोर्स पता करना है, मतलब हेड ऑफ आर वेक्टर पॉइंट्स एट दैट पोजीशन वेयर फोर्स हैज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब जिस पॉइंट पे हमको फोर्स पता करना है, पॉइंट का मतलब जिस चार्ज पे, जिस पॉइंट चार्ज पे हमको फोर्स पता करना है, उस पॉइंट चार्ज पे क्या कर देंगे, इस आर वेक्टर का हम क्या कर देंगे, हेड रख देंगे, ठीक है बेटा। इन दो पॉइंट का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसको बेटा, ये पूरा हमारे लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये एक पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है, -2 कूलम। ये दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है, 5 कूलम। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 6,8। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसमें हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको, फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम एंड -2 कूलम चार्ज। हमको जो फोर्स लगेंगे 5 कूलम और -2 कूलम पे, वो फाइंड करने हैं विद वेक्टर फॉर्म, या फिर डायरेक्शन लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको 5 कूलम पे निकालना है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जिस चार्ज पे हमको फोर्स लगाना है, पॉइंटर का डायरेक्शन किधर कर लेंगे, उसी चार्ज की तरफ कर लेंगे। तो ये तो रहा 2, ये रहा 2 था, कितना था, मैं देख लेता हूँ, -2 5, ये रहा -2, ये रहा 5 कूलम, ठीक है। तो अब हमको आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेना पड़ेगा, इधर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, 6,8, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3,4। अब हमें निकालना है आर वेक्टर, ये क्या है, आर वेक्टर का
डायरेक्शन। अब देखिए हमको कुछ नहीं करना इसमें, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा रख देना है, इधर एफ का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब ये विद वेक्टर आएगा देखना। क्या करना है हमको, सबसे पहले तो आर वेक्टर निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए आर वेक्टर कैसे निकाला मैंने, आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए इसका ये कोऑर्डिनेट दे रखे, ये कोऑर्डिनेट दे रखे, पॉइंटर का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो क्या लिखूंगा मैं, 6 - 3 i कैप, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 8 - 4 j कैप। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हमने वेक्टर में पढ़ा था 11th में डिटेल में, 3i कैप प्लस 4j कैप। कितना समझ में आया, ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो टोटल कितना आया, 5। अब देखिए एफ वेक्टर, ये हम 5 कूलम पे निकाल रहे हैं, के रखा, चलिए Q1 रखो, Q1 का वैल्यू कितना है, -2, Q2 का 5 अपॉन आर कितना है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, सॉरी क्यूब था। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और इधर कितना था, आर वेक्टर। तो आर क्यूब कितना होगा, 125। अब आर वेक्टर देखिए, आर वेक्टर का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, 3i कैप प्लस 4j कैप। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो बेटा एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ 5 से 25 टाइम, तो कितना हो गया, 2k/25, और इस माइनस को मैंने, इस माइनस को अंदर भेज दिया, तो कितना हो जाएगा, -3i कैप -4j कैप। ये क्या हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। ये मैंने 5 कूलम पे निकाला इसलिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पे लेके जाता मैं वापस से। देखिए इस 2 की वजह से इस 5 पे किधर फोर्स लगेगा, इधर, क्योंकि एक का साइन -2 है, एक का प्लस है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो इस पे तो इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा। अब देखिए इस -5 के लिए डायरेक्शन किधर है, इस साइड में। -5 की वजह से डायरेक्शन किधर है, इस साइड में। और -2 की वजह से किधर है, इस साइड में। तो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट, और हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, डायरेक्शन अपोजिट रहती है। तो बेटा -2 पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो एफ किस पे निकालना है, अगर हमको -2 कूलम पे पता करना है, तो डायरेक्शन को क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2k/25, और ये हो जाएगा 3i प्लस 4j। अब देखिए, अब हम उस मेथड से वेरीफाई करते हैं, किस वाले मेथड से, कि जिस पॉइंट चार्ज पे हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, उसको क्या करना है हमको, डायरेक्शन को चेंज कर देना है। सॉरी, एक मिनट दोबारा बोलता मैं। जिस पॉइंट चार्ज पे हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, आर वेक्टर का जो हेड होगा वो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो इससे हम इसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये -5 का डायरेक्शन, ये अब हमको 2 पे पता करना है, -2 पे, -5 पे तो हमने पता कर लिया इस पे, तो ठीक है। अब हमको किस पे पता करना है, -2 पे। तो -2 पे पता करना है, तो आर वेक्टर के जो हेड होगा उसका डायरेक्शन किधर कर दिया हमने, -2 की तरफ। देखिए -2 की तरफ हेड का डायरेक्शन हमने कर दिया, ठीक है। अब हमको इस पे फोर्स निकालना, अब इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर। अब वो ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा, किधर आएगा इस पे डायरेक्शन फोर्स का, इधर।
ये फोर्स का डायरेक्शन इधर, ये आर वेक्टर। देखिए सबसे पहले आर वेक्टर पता करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंटर का डायरेक्शन किधर है, वेक्टर का जो हेड है उसका डायरेक्शन है इधर। तो इसमें से इनको माइनस करके हम क्या लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे। देखिए कैसे लिखूंगा, 3 - 6 i के प्लस जिधर भी हेड का डायरेक्शन होता है उसमें से टेल वाले के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस होंगे, उससे क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 4 - 8 जे के। अगर ढंग से अगर वेक्टर पढ़ा हुआ उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू -3 i के -4 जे के। ठीक है। अब एफ जो वेक्टर है हमको किस पे निकालना है, -2 कूलाम पे। ध्यान से देखिएगा, विथ साइन पुट करेंगे Q1 Q2 की वैल्यू -2 5। ठीक है। आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास r²। यहाँ पे बेटा आर का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। तो आर का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। और यहाँ पे आर वेक्टर का वैल्यू -3 i के -4 जे के। 5 से ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, 25 टाइम। अब फोर्स कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस को मैं इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर तो आ जाएगा 2 के अपॉन 25, माइनस अंदर गया तो 3 i के प्लस 4 जे के। ये किस पे आया, -2 कूलाम पे फोर्स का वैल्यू आ चुका है। क्या आ चुका है, हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ चुका है 2 कूलाम के लिए। चलिए अब देखिए, ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें भी यही आया था। देखिए -2 कूलाम के लिए ये देखिए, एक सेकेंड, ये -2 कूलाम के लिए देखिए, इसके वैल्यू 2 के अपॉन 25, 3 i प्लस 4 जे के। और अभी भी हमारे पास आंसर कितना है, ये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एफ पॉइंट चार्जेस Q1। कितना है Q1 हमारे पास, 100 माइक्रोकुलाम, जिसका कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है। और दूसरा चार्ज है Q2 जो कितना है 200 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये माइक्रोकुलाम है। प्लेस जेड बी का भी हमको कोऑर्डिनेट दे रखा है। मैग्नीट्यूड और क्या फाइंड करना है हमको, F1 F2 वेक्टर का, सर ये एंड है, एंड ये दोनों हमको फाइंड करना है, F1 और F2 वेक्टर। चलिए देखिए, सबसे पहले Q1 लिखता हूं मैं, फिर मैंने लिखा Q2। अब हमको पता नहीं कौन कहाँ पर है कौन कहाँ पर है, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते हैं। Q1 कितना है, 100 माइक्रोकुलाम, ये लिखा मैंने 100 माइक्रोकुलाम। और ये वाला कितना है, Q2 200 माइक्रोकुलाम। ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है और ये पॉइंट बी पे रखा हुआ है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 0, क्वेश्चन में देखते रहिए। ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट 4, 4, 2। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। एक सेकेंड, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारे पास ये है। ठीक है बेटा। चलिए अब हमको क्या पता करना है, F1 और F2। ये क्या है हमारे पास, Q1, और ये हमारे पास क्या है, Q2। अब देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा F2, इधर क्या आएगा, इस वाले साइड में आएगा हमारे पास F1 वेक्टर। ठीक है।
अब हमको क्या करना है, F1 और F2 वेक्टर का एक तो मैग्नीट्यूड पता करना है और इनका वेक्टर फॉर्म। हम वेक्टर फॉर्म पता कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, F इज इक्वल टू के। देखिए क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है अपने को, मतलब मीडियम मीडियम कुछ गिवन नहीं है, तो हमको क्या करना है, एयर या वैक्यूम ही मान के चलना है। तो हम के का वैल्यू कितना ले लेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, के Q1 कितना है, विद साइन रखूंगा 100 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बेटा, और Q2 का वैल्यू, नहीं यहाँ पे विद साइन नहीं रखना होता है मैग्नीट्यूड के अंदर, 200 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस निकालना है मेरे को, तो मैं डायरेक्शन किधर ले लेता हूँ, इधर ले लूंगा। अगर मैं पॉइंटर का डायरेक्शन इधर ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास कौन सा वेक्टर निकलेगा, F2 वेक्टर निकलेगा। अगर मैं F2 वेक्टर निकालूंगा तो चलिए ये R वेक्टर ले लिया। अब मैं R वेक्टर का वैल्यू इधर निकाल लेता हूँ। R वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, देखिएगा 4 - 1, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस कर लेंगे, जे कैप लिखेंगे, इसमें से ये माइनस करके जे कैप लिखेंगे, तो 4 - 1 आई कैप, इधर कितना आएगा 4 - 0 जे कैप, इसके लिए कितना आएगा 0 के कैप, क्योंकि 2 - 2। तो आर कितना हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 3 i कैप प्लस 4 जे कैप। इसका मतलब आर कितना हो गया हमारे पास 5। तो आर स्क्वायर एक दूंगा यहाँ पे, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो बेटा एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 100 इंटू 200 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻12 अपॉन हो जाएगा 25। एक सेकेंड। अब देखिए f कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे, इसको सोल्व कर लीजिए। इसको जो सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7.5 न्यूटन। ये क्या आया, मैग्नीट्यूड आया। ठीक है बेटा, ये कितना आया, मैग्नीट्यूड। अब देखिए हमने हेड का डायरेक्शन किधर लिया, अब हम वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं। हमने हेड का डायरेक्शन किधर लिया है बेटा, हमने इस आर वेक्टर के हेड का डायरेक्शन देखो इधर की तरफ लिया है, इधर की तरफ, दिख रहा है, इधर की तरफ, बी की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब बी पे फोर्स निकालेंगे, और बी पे कौन सा फोर्स है, F2 वेक्टर। तो F2 वेक्टर कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, सिंपली सिंपली हमको जो जो रूल हमने पढ़े हैं उन रूल का हमको ध्यान रखते हुए चलना है। तो देखना कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, F2 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2, ये क्या रखेंगे विद साइन, इधर R वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ध्यान से देखना, F2 वेक्टर इज इक्वल टू के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू देखते हैं एक बार कितना दे रखा था, Q1 का दे रखा है वैल्यू हमको 100 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और बी का दे रखा है हमको Q2 का मतलब 200 इंटू 10⁻⁻6। आर वेक्टर कितना आया 3 i के प्लस 4 जे के अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब कितना हो जाएगा 125। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 72/50, 3 i के प्लस 4 जे के।
तो ये इसको हम लिख सकते हैं F2 वेक्टर इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 5 3i के प्लस 4j के। अब ध्यान से देखिएगा F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉरी F2 वेक्टर कितना हो जाएगा देखिए। ये क्या है एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिमिलरली F1 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू 7.2 बाई 5 और इधर लगा देंगे माइनस माइनस 3i के माइनस 4j के, मतलब इस पूरे को क्या कर देंगे माइनस से, क्यों, क्योंकि F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर होगा इसलिए। एक सेकेंड, F2 वेक्टर किसके इक्वल होगा, माइनस F1 वेक्टर के, F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर के इक्वल होगा, इसलिए F2 वेक्टर का जो वैल्यू था उसको हमने क्या करा, F1 वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए F2 वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या है बेटा, F1 वेक्टर आ गया। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।